अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ होंगे आबाद होंगे। मेरे साथ मौजूद इतना स्लो क्यों चल रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुवेरिया अब्दुल्ला। तो चलते हैं वीडियो दी जानिब, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है व्हाई मोदी हेटर आर बिकम मोदी भक्त। तो देखते हैं वीडियो में क्या है क्या नहीं। लंबी है तो स्टार्ट बीच में कट लगाएंगे। ओके। विक्रांत मैसी हिंदी फिल्मों में काम करने वाला एक चर्चित नाम जो अपने बांध देने वाले अभिनय से चर्चा में रहते हैं। वो आजकल एक नई चीज से चर्चा में बने हुए हैं। लोग उन्हें मोदी भक्त कह रहे हैं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सब सही चल रहा है। परंतु यही विक्रांत मैसी पहले नरेंद्र मोदी के घनघोर विरोधी के रूप में जाने जाते थे और इस विरोध में भगवान राम तक पर कटाक्ष किए गए हैं। एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है, हार्डकोर नेशनलिज्म, गाना लगा दिया गया राम जी के नाम से, आगे भी हजारों मारे गए। 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। तो फिर ये लाल सलाम से जय श्री राम तक का जो बदलाव है वो कैसे आया? तो मेरा ये मानना है कि आज जो हिंदू है वो अब उसको फाइनली जाके एक पोजीशन मिली है जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। क्यों अचानक एक मोदी विरोधी को मोदी भक्त कहा जाने लगता है? क्या विक्रांत मैसी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बदलाव अनुभव किया है? और क्या इस बदलाव पर विश्वास किया जा सकता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विक्रांत मैसी एक ऐसा नाम जो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस और वर्सेटाइल रोल्स के साथ साथ अपने राजनीतिक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। और राजनीतिक बयान भी भाई साहब ऐसे जिसमें मोदी, भाजपा और हिंदुत्व का विरोध हो। यामी गौतम ने विवाह किया और लाल जोड़े में फोटो डाली तो भाई साहब ने अपने आप को बड़ा ही कूल समझते हुए यामी गौतम को ट्रोल कर दिया। और भाई को लगता है कि आमिर खान ने जो बोला ना उस समय, उसके बाद लोगों ने आमिर खान के साथ गलत किया। लोगों ने क्या आमिर खान का वो बोलना वो एक रेपरकशन है? नहीं था, इफेक्ट तो हुआ है, सही बात है। भाई को यह भी लगता था कि मोदी के आने के बाद भारत रिग्रेसिव और अग्रेसिव दोनों हो गया है। पर उसमें भी एक नसीरुद्दीन शाह है जो बेबाकी से बोलता है जो उसे बोलना है। वो नसीरुद्दीन शाह अब बोल सकता है, 70 की उम्र में बोल सकता है। क्या वो उससे पहले नहीं बोल रहा था जब वो आदमी जवान था और उसे करियर भी बनाना था? पर तब शायद वो दुनिया नहीं थी। 2018 में विक्रांत मैसी का एक ट्वीट आया। ट्वीट बड़ा ही आपत्तिजनक था जिसमें उन्होंने प्रभु राम के भक्तों को रावण से भी बुरा बता दिया था। ये ट्वीट ना एक बड़े ही संवेदनशील समय पर आया था। कब आया था? जब कठुआ का केस हुआ था तब, जो धार्मिकता से जुड़ा हुआ नहीं था। फिर भी विक्रांत मैसी ने इसे साझा किया। इसके बाद इन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा क्योंकि इसे संवेदनहीनता और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के रूप में देखा गया था। यह आलोचना ना बड़े लंबे समय तक बनी रही थी और केवल 2019 में ही इन्होंने उस समय के लिए जो इन्होंने ट्वीट किया था 2018 में, उसकी माफी 19 में मांगी। उन्होंने कहा मैं हिंदू भावनाओं को ना आहत नहीं करना चाहता था, पर वो अनइंटेंशनली हो गई। फिर देश में आया कोविड, लॉकडाउन भी लगाया गया। अब अकेले भारत में तो कोविड आया नहीं था, अकेले भारत में तो लॉकडाउन लगा नहीं था, पर इन भाई साहब ने केवल भारत के लॉकडाउन को रिडिकुलस बोल दिया। लेकिन अब अचानक से भाई साहब के सुर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। भाई साहब ने मोदी की तारीफ कर दी और अब भाई साहब को मोदी विरोधी ट्रोल कर रहे हैं। पर मोदी के समर्थकों के गले भी ये बात नहीं उतर रही है कि जो आदमी इतने वर्षों से मोदी विरोधी रहा हो वो अचानक से कैसे मोदी समर्थक बन गया। दिस इज अ हिस्टोरिक थर्ड टर्म, पूरा देश कह रहा है ये, एंड आई एम हियर। बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका हिस्सा बन पा रहा हूँ। यहाँ पर ना सरदार पटेल की वो स्पीच याद आती है कि कैसे एक दिन में हृदय परिवर्तन हो गया। बीजेपी क्रिटिकल से अब जो आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी फ्रेंडली, जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। तो भाई यहाँ पर विक्रांत का कहना यह है कि वो देश के ना कई स्थानों पर घूमे और उन्होंने चीजों को बदलते हुए देखा। थोड़ा सा लंबा वीडियो है पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मेरे फादर इन लॉ हिमाचल में रहते हैं, गांव में रहते हैं। वहां पे अभी गांव मतलब सड़कें वड़कें अब बन गई हैं। पहले जब उनके यहाँ से ट्रक निकलता था नेशनल हाईवे पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते थे। ऊना पास में नेशनल हाईवे पड़ता है। गुजरात में मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जिनकी सिरेमिक की फैक्ट्रीज है, मोरबी में। सिरेमिक कैपिटल बोलते हैं उसको हिंदुस्तान का।
उनकी जब ट्रक्स निकलती थी वो हाईवे पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, चीजें बदली हैं, आज देश आगे बढ़ रहा है। आई हैव चेंज्ड ओवर द लास्ट 10 years द वे आई सी थिंग्स। जो अगर हम जैसे मैं ट्रैवल की बात करता हूँ, मैं यूपी बिहार देश के गांव में जाता हूँ, मेरी कई बार छोटी छोटी फिल्में करता हूँ मैं, जो जिनका बजट नहीं होता है, गांव का बैकड्रॉप होता है, वहां पे लोगों से मिला, उनसे चर्चा हुई, चीजें अपनी आंखों से देखी है। अब ये जो चेंजेस विक्रांत मैसी में दिख रहे हैं ना, अब ये चेंजेस क्या हृदय से आए हैं या फिर ये चेंज इसलिए हैं क्योंकि भाई साहब की फिल्म आ रही है, या फिर जैसा भाई साहब ने स्वयं ने कहा कि घर तो हमें भी चलाना होता है इसलिए आए हैं। अब भाई अगर इन भाई साहब को अपने बिल्स भरने की चिंता है तो आपको भी होगी। आप भी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते ही होंगे, तो आपकी इस इन्वेस्टमेंट की दुविधा को एक लिमिट तक दूर करने का प्रयास मैं कर देता हूं। एक ना सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है यूनिवेस्ट के नाम से, जो कि आपको बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स की जानकारी देते हैं खुद रिसर्च करके। यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड और सर्टिफाइड लोग हैं जिनसे आपको मदद मिल सकती है। अभी दिवाली पर यूनिवेस्ट ने एक सेक्शन बनाया है दिवाली स्टॉक्स का। इन दिवाली स्टॉक्स में 45% तक के रिटर्न्स का अनुमान बताया गया है। अभी रिसेंटली इन्होंने किर्लोस्कर न्यूमेटिक को पिक करने की सलाह दी थी, जो मात्र 4 दिनों में 10% का रिटर्न दे गई। फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्होंने नेशनल एल्यूमिनियम को सजेस्ट किया था और उसमें 10,000 से ऊपर का पर लॉट का प्रॉफिट सेम डे में दिया है। अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इनका निफ्टी मिड कैप का डेटा देखना चाहिए। सेम डे में 100% से ऊपर का रिटर्न दिखता है वहां पर। कमोडिटी में जिंक में इन्होंने 12,500 पर लॉट यानी लगभग 7.5% का सेम डे का प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा ना इनका एक मल्टी बैगर का सेक्शन है जहां पर केवल वही स्टॉक्स लिस्ट किए जाते हैं जो आगे जाकर 100% से अधिक का रिटर्न दे सकते हैं। जैसे अभी इनके मल्टी बैगर सेक्शन में 4 ऐसे प्लान्स बताए जा रहे हैं जहां पर 500% के प्रॉफिट का अनुमान है और यूनिवेस्ट के अनुसार इनकी बताई गई एनालिसिस पे 85% तक की एक्यूरेसी पाई गई है। अब यहां पर ना एक और अच्छी बात है कि ये एप्लीकेशन आपको 5 फ्री ट्रेड्स करने का मौका देती है। मतलब आप पहले 5 ट्रेड्स कर लो, आपको संतुष्टि है तो आगे इनका पेड प्लान लो, वरना मत लो। और पेड प्लान भी ना मात्र 183 रुपए प्रति माह से प्रारंभ हो जाता है और 367 रुपए प्रति माह तक जाता है। और डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो भाई 80% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव और सेबी रजिस्टर्ड दोनों हैं, तो ट्रस्ट किया जा सकता है। एक बार ट्राई करके देखें। बाकी अब अगले अध्याय में ये बताएंगे कि ये जो हृदय परिवर्तन है ये केवल विक्रांत मैसी का है या और भी लोग हैं ऐसे जिनका ये हृदय परिवर्तन हो चुका है। चलते हैं अगले अध्याय में। देखिए, किसी भी व्यक्ति के विचार अपने बारे में चेंज करने के लिए उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो इंफॉर्मेशन है ना, उसका अपडेट होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद भी यदि वो व्यक्ति पूर्वाग्रह से रिक्त हो तब जाकर उसके विचार आपके बारे में चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी के कई ऐसे घोर विरोधी रहे हैं जो आज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु क्यों? इसके पीछे का कारण जानने के लिए पहले उन सभी लोगों को जान लेते हैं। इनमें सबसे चर्चित व्यक्ति वो हैं जो मोदी के क्रिटिक रहे हैं। उनका नाम है DY चंद्रचूड़, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस थे और अभी 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए हैं। इन्होंने इस वर्ष अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ में मोदी जी को आमंत्रित करके गणेश पूजा की थी, जिसके बाद चंद्रचूड़ जी की काफी आलोचना हुई थी और कहा गया था कि अब चंद्रचूड़ जी के जो विचार हैं वो हिंदुत्व की ओर झुकने लगे हैं। चंद्रचूड़ जी ने राम मंदिर के निर्णय के लिए भी भगवान से सहायता मांगी थी और ये स्वीकार भी किया था बाद में, जो कि लिबरल्स के बीच में ढंग से नहीं गया। Chief Justice of India DY Chandrachud on Sunday said he had prayed to God for a solution to the Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute and asserted God will find a way if one has faith. इसके साथ साथ वो मौजूदा सरकार की तारीफ भी करते हुए दिखते हैं। CJI के अनुसार भारत अब बदल रहा है। इसके अलावा JNU की पूर्व छात्रा और मोदी सरकार की कट्टर विरोधी शेरा राशिद कभी JNU में आजादी आजादी के नारे लगाया करती थी।
और वो लड़की आज नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय हित के लिए निस्वार्थ काम करने वाला व्यक्ति बताती हैं और कहती हैं कि मोदी जी राष्ट्रीय हित में किसी भी कठिन निर्णय को लेते समय अपनी लोकप्रियता तक का ध्यान नहीं रखते। Also, I've realized that the Honorable Prime Minister, the Home Minister, they are really selfless people who only care about the national interest. मोदी जी के घनघोर आलोचक रहे पूर्व पत्रकार आशीष खेतान, उन्होंने जैसे ही आम आदमी पार्टी को छोड़ा वैसे ही वो भी मोदी जी के प्रशंसक बन गए। खेतान ने मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान भारत योजना को सही तरीके से लागू कर दिया गया तो ये ना भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बदल कर रख देगी। इससे लाखों लोगों की जान बचेगी और गरीबों को आर्थिक बर्बादी से बचाया जा सकेगा। एक समय मोदी जी के घनघोर आलोचकों की लिस्ट में खास स्थान रखने वाले मुस्लिम नेता जफर सरेशवाल ये भी काफी समय से मोदी प्रशंसक की तरह ही बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बरखा दत्त को 3 अप्रैल 2024 को दिए गए अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मोदी जी का जनता के साथ बहुत अच्छा तालमेल है और उनकी राजनीतिक रैलियां वो भाई माइकल जैक्सन के शो जैसी हिट होती हैं। मोदी साहब की 2003 की बात है, एक ही साल हुआ था चीफ मिनिस्टर को, कोई नोन भी नहीं थे, लेकिन मैंने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जो पकड़ देखी है वहां, जब वो वेम्बली में उतरे ने तो ऐसा लगता था कि माइकल जैक्सन उतरे। और फिर कांग्रेस के नेता वीर संघवी वो भी भाई साहब मोदी जी की लोकप्रियता के थोड़े से कायल हो चुके हैं। मोदी स्टोरी नाम से बरखा दत्त के एक शो में उन्होंने ये बात बोली कि भाई मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने वाले विपक्ष के पास एक नेता भी नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं है। मोदी जी की घोर आलोचक रही शोभा डे तो भाई मोदी जी की स्मरण शक्ति, संवाद कौशल और वन लाइनर जोक्स की बहुत तगड़ी प्रशंसक बन चुकी हैं। शोभा डे मोदी जी के लिए क्या सोच रखती हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में अपनी भूमिका रखते थे, वह भी हिंदुत्व की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ मोदी जी के प्रशंसक भी बन गए, जिस कारण से उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया। और अब तो आचार्य जी हर जगह पर मोदी जी की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी टीवी शो या न्यूज में या अन्य जगहों पर खुलकर मोदी जी के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए ये भाई साहब दिखाई देते हैं। कल की धाम के शिलान्यास में कहा कि मोदी जी जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ये जो जितने एग्जांपल्स मैंने आपको दिए ना अभी, इनमें से कई लोग तो पक्के वाले प्रशंसक बन चुके हैं और कई लोग कच्चे वाले हैं और कई लोग कभी कभी हैं कभी कभी नहीं हैं। और इन सब के अलावा और भी अनेक ऐसे विरोधी हैं जो बीच बीच में मोदी जी के कार्यों का और व्यक्तित्व का प्रशंसा कर देते हैं और कभी कभी आलोचना कर देते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इनमें से कुछ लोगों के घोर हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? क्या ये सब सच में मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर बदल गए हैं या फिर इसके पीछे कोई और राज है? मोदी के खिलाफ इनके नैरेटिव की सच्चाई क्या है? तो चलिए इसको ना अगले अध्याय में समझते हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर्स में ऐसे कई लोगों को देखा जिनका हृदय परिवर्तन हुआ है। अब ये हृदय परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे भी, लेकिन अमूमन इस हृदय परिवर्तन का एक मुख्य कारण होता है जो जनसाधारण में देखा जाता है और वो कारण है फैक्ट्स का पता लगना। जैसे जैसे आपकी नॉलेज या इंफॉर्मेशन बढ़ती है वैसे वैसे आपके प्रेजुडिस या पूर्वग्रह दूर होते जाते हैं और आपके विचार पहले से बदल जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस काम में मीडिया और विपक्षी सरकारों की जो रिपोर्ट्स होती है ना, उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है। इसको ना कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने के बाद ही गोधरा रेल हादसा हो जाता है जिसमें कई हिंदू कार सेवक भस्म हो जाते हैं। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठती है। मोदी पर आरोप लगे कि वो इस हिंसा को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि के चंद महीनों के बाद ही जब दिसंबर 2002 में विधानसभा के चुनाव हुए तो मोदी ने जीत दर्ज की और वहां पर सबसे अधिक लाभ उन्हें उन क्षेत्रों में हुआ जो दो से सबसे अधिक प्रभावित थे। यही बात 2012 में फिर से सामने आई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अदालत के सलाहकार राजू रामचंद्रन ने कहा मोदी के विरुद्ध IPC 153A1 के अंतर्गत
धर्म के आधार पर वैमनस्य को बढ़ावा देने का मामला बनता है, पर मोदी के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला। अब वहां से सीधा चलते हैं 2015 में। अब तक मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे और ओबामा उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे। जनवरी 2015 में ओबामा यहां पर विजिट करते हैं और एक क्रिश्चियन चर्च पर एक पत्थर फेंके जाने की खबर भारत में गूंज रही होती है और ओबामा यहां पर आकर बोल देते हैं कि भारत की माइनॉरिटी खतरे में है। बाद में पता लगता है कि एक बच्चे ने चर्च पर पत्थर फेंक दिया था और इस बात को ओबामा ने इतने बड़े लेवल पर उठा दिया। और फिर आगे जब कंपैरिजन हुआ एनडीए वर्सेस यूपीए का, तो पता चला कि यूपीए के समय में एक्चुअली चर्च पर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, पर वर्ल्ड की मीडिया ने उन्हें कभी रिपोर्ट ही नहीं किया। और रिपोर्ट किया भी तो वर्ल्ड मीडिया को कभी ये नहीं लगा कि भारत में जो माइनॉरिटी है ना, वो असुरक्षित है या खतरे में है। 28 सितंबर 2015 को दादरी में अखलाक वाली घटना हुई, जिसमें बताया गया कि अखलाक को बीफ होने के कारण समाप्त किया गया है। और मिड अक्टूबर आते आते 13 राइटर्स ने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए थे, क्योंकि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ चुकी थी। फिर 2016 में इंडिया स्पेंड नाम की एक संस्था एक पूरा ट्रैकर बनाती है, जिसे हेट क्राइम वॉच कहा जाता है। इस ट्रैकर में 2009 के बाद हुए अखलाक जैसे इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है। 2009 से 2015 तक के ये इंसिडेंट्स गूगल करके निकाले गए थे और नवंबर 2018 तक इस संस्था ने ऐसे 300 से अधिक इंसिडेंट्स को नोट करके कंक्लूड ये किया कि 90% से अधिक ऐसी घटनाएं नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुई हैं। पर इसकी असलियत ये थी कि इंडिया स्पेंड ने अपना ये डेटा 2019 के चुनावों के बाद खत्म कर लिया और माफी मांग ली कि नहीं, उसमें बहुत सारी गलतियां थी। अब देखते हैं कि आखिर इन लोगों का नैरेटिव बदला कैसे। तो एक ना कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब जब लोगों ने ग्राउंड रियलिटी का सर्वे किया तो पता चला कि जो भी उनको पता है उन बातों का कोई बेस ही नहीं है। आइए इस बात को ना कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देश में बताया जाता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, पर क्या ऐसा सही में है? भारत के माइनॉरिटी कमीशन ने 2014 से 2019 के बीच में 22,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए खर्चा किया। इसी पीरियड में 3.2 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी गई और उसका जो लार्जेस्ट पाई था ना, वो देश के मुसलमानों को गया। सिविल सर्विसेज में मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन भारत की स्वतंत्रता से 2016 तक प्रतिवर्ष 2.5% के आसपास रहता था और 2016 से लगातार प्रतिवर्ष 5% है। 2014 तक मात्र 4% मुसलमान सरकारी नौकरी में थे। आज वो संख्या बढ़कर 10% हो गई है। 2017 में कंपैरिजन किया गया था यूपीएससी के रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू स्टेज का, जिससे ये ज्ञात हुआ कि इंटरव्यू स्टेज में सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी के लोगों को 13 नंबर अधिक दिए गए हैं बाकी सभी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में। सरकार गरीब लोगों के लिए घर बनवाती है। इसमें 31% से अधिक हाउसेज पीएम आवास योजना में मुस्लिम कम्युनिटी को मिले हैं। पहले मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% के करीब था। 2014 के बाद यह गिरकर मात्र 30% रह गया है। कुछ अन्य लोगों ने भी मोदी या मोदी सरकार के विरुद्ध इस प्रकार के नैरेटिव बनाने वाले लोगों का ना भांडा फोड़ किया है, जैसे न्यूज रिपोर्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्रा। इन्होंने इस बात पर कुछ ये कहा, सुनिए। मैं किस्सा शेयर करता हूँ आपसे। मैं गुजरात गया था। गुजरात के सूरत, ये जो आपकी घटना है जो आप कह रहे हो ना, परसेप्शन कैसे बनता है। जब मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ था, सूरत में एक घटना घटित होती है, कई बच्चे कोचिंग सेंटर से नीचे गिर जाते हैं, आग लग जाती है। अभी 2-3 साल हाँ, मैंने वीडियो देखा। मैं और उत्तराखंड के राज्यपाल साहब जो उस टाइम मेरे साथ काम करते थे चैनल, तो हम दोनों रिपोर्टिंग करने गए। तो बहुत ही भयावह वीडियो आए थे, बच्चियां ऊपर से कूद रही थी जान बचाने। बहुत ही दुखद घटना थी। हम गए वहाँ, 2 दिन रिपोर्टिंग की हमने। जो कोचिंग सेंटर था सील हो गया, उसको उठा के लेके पुलिस चली गई। 2 दिन बाद देश के एक बड़े नेता का अहमदाबाद में शो था। मेरे चैनल के संपादक ने मुझसे कहा, मैंने कहा मैं चला जाऊँ, ये घटना खत्म हो गई, जो दोषी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, कोचिंग सेंटर सील हो गया, आगे क्या करें। ये सेड नहीं, जब सारी दुनिया वहाँ रैली दिखा रही होगी तो तुम विक्टिम से घर जाओ और एक बच्चे को पकड़ो और उससे एक बाइट निकलवा दो, मोदी अंकल आपने क्या कर दिया। मैं उस वीडियो को जब ट्विटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि अगर वो वीडियो उस वक्त मैंने रिकॉर्ड किया होता, हम इंडिविजुअल स्टोरीज करते हैं, बट ये प्री माइंड में मुझे डाले कहा गया था कि आप एक ये लाइन बुलवा देना कि मोदी अंकल ये आपने क्या करवा दिया, मेरी बहन लौटा दो।
And I imagined अगर ये आती तो देश के सारे बड़े लोग जो थे इस घटना को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू किसने होता। और ऐसा ही कुछ डिजिटल न्यूज पोर्टल द प्रिंट के मालिक शेखर गुप्ता ने भी कहा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने जानबूझकर सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को मिलने वाले फायदों को नजरअंदाज करके अफवाहों को फैलाया। देखिए, अक्सर ना ऐसा कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो पर उसकी विचारधारा को नहीं मार सकते। अब अगर ये बात सच है तो क्या ऐसे में लोगों की मेंटालिटी में चेंज वास्तव में हुआ है या ये केवल छलावा है या फिर केवल कुछ दिनों का नशा? आइए इसको ना अगले अध्याय में ढंग से समझते हैं। देखिए, समय के साथ बदलाव आना ये प्रकृति की निशानी है, लेकिन जब ये बदलाव किसी की विचारधारा में आता है तब हमारा मस्तिष्क ये सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा जो इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। विचारधाराएं तब बदलती हैं जब मनुष्य के दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन थी किसी विषय के ऊपर वो अपडेट हो जाती है री इन्फॉर्मेशन से। वो इन्फॉर्मेशन जो मीडिया में नहीं है पर धरातल पर अवश्य है। विक्रांत मैसी के अनुसार उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हुई है। ये बीजेपी क्रिटिकल से अब जो आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी फ्रेंडली, जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं। ऐसे ही शैला राशिद, जो एक समय पर टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हुआ करती थी, वो भी कहती हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन भी मोदी जी के बारे में अपडेट हुई है। Your sympathies were with the stone pelters at that stage? In 2010, yes. But today when I see, I'm much more grateful for today's situation because today it has become clear that Kashmir is not Gaza. Because Kashmir was just involved in this back and forth of protests and, sporadic incidents of insurgency, infiltration, all of those things. Somebody needed to break the ice, and for that I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister. They've ensured a political solution to it, which is, I would say, bloodless. ये विक्रांत और शैला राशिद का अपना अपना वर्जन है उनके अपने अपने शब्दों में, पर जो ये बोल रहे हैं ये उनके मन मस्तिष्क में भी है या फिर नहीं, ये ना कोई नहीं बता सकता। विक्रांत मैसी की फिल्म आ रही है, गोधरा कांड के ऊपर वो फिल्म है, और शैला राशिद की भी पुस्तक राज्यपाल लॉन्च कर रहे थे। तो हो सकता है ये चेंज अपना लाभ देखते हुए भी किया गया हो, लेकिन ये चेंज अच्छा है। हिंदू अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने मंदिरों को पाने के लिए लड़ रहा है, और उस लड़ाई के लिए कोई भी समर्थन अच्छा है। हृदय परिवर्तन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। फेमस सिंगर और कवि पीयूष मिश्रा पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, और अब वो ना स्वयं बताते हैं कि कैसे कम्युनिज्म ने उनकी लाइफ के 20 सालों को बर्बाद कर दिया था। इस कम्युनिज्म ने उनसे सब कुछ छीन लिया और उन्हें समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो इस विचारधारा से ना कुछ अधिक ही प्रभावित हो चुके थे। लेकिन जब बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी विचारधारा को बदलकर अपने जीवन को भी नया मोड़ दे दिया। यदि विक्रांत मैसी ने भी अपने जीवन में उस बदलाव को अनुभव किया है तो उन्हें बधाई, पर उनकी जिम्मेदारी है कि इस बदलाव को बनाए रखें, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस बदलाव को लोगों तक पहुंचाएं। शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो वीडियो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसे अवश्य देखें, और बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में यूनिवर्स का लिंक दिया हुआ है, उसे देखना भी बिल्कुल ना भूलें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। गाना अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो थी, और इसी वजह से थोड़ी सी लंबी हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैं उनका जो जफ़र भाई थे ना, उनका बीच में जिक्र होता, उनका और एक कश्मीरी लड़की है, वो नारे लगाती थी कश्मीर में, कश्मीर बनेगा पाक आज़ादी और ये वो। तो हुआ ये है कि जो हमें इस मुद्दे को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, इस मुद्दे को, जो हमारा मीडिया, जो हमारा घर, जो हमारा परिवार, जो हमारे माँ बाप, जो हमारे दोस्त यार, जो हमारे मोहल्लेदार, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो भी हैं, मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, दोस्त यार भी हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, हमें उतना ही पता होता है। लेकिन वो जो एक्टर हैं, जब वो बाहर निकले, वो कहते हैं मैं कई जगह शूट्स पे गया, मैं कई जगह पे देखा कि बाकायदा वो पहले ट्रक कितनी देर में जाता था, पूरा दिन लग जाता था, फिर वो बाकायदा चंद घंटे के अंदर वो सफ़र पूरा हो जाता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़र्क दिख रहा है। अच्छा, राम मंदिर के बारे में बहुत ही मशहूर कहानियाँ हैं।
कि पहले मस्जिद थी, पहले मंदिर था, फिर मस्जिद बनी थी। बाबरी मस्जिद का बहुत सुना होगा। तो हुआ ये था कि देखें हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अब इसको और पीछे से लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी कहानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस दुनिया में 1400 साल पहले, ऐसा ही 1400 साल पहले आए, तो 1400 साल पहले के बाद इस्लाम फैला पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर इंडिया में हिंदू धर्म था, ठीक है, यहाँ मंदिर थे, सब कुछ था, मंदिर थे। तो राम मंदिर जहाँ बना है वो नहीं, बाबरी मस्जिद जहाँ थी, मुग़ल दौर जब था ना, तो मुग़ल दौर ने बहुत सारी तबाहियाँ मचाई हैं, मंदिर तोड़े, ये सारी चीज़ें की। तो बाबरी मस्जिद बाबर आया था ना, तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर की जगह है, जो उनका समझो मक्का मदीना है। मैंने एक मिसाल दे रहा हूँ कि राम मंदिर इंडिया में सबसे ज़्यादा धार्मिक प्लेस बड़ी है, उसकी जगह पर उनके इतिहास में लिखा हुआ है कि ये हमारी मंदिर था, आप लोगों ने मस्जिद बनाई है, तो ये गलत है। उस पर फिर हिंदू मुस्लिम में बड़े फसाद हुए। अच्छा, फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में कैसे हल हुआ पता है ये? कैसे? मैं एक योग साधु की किसी की वीडियो देख रहा था, बोला सुप्रीम कोर्ट में हमने ये मसला का हल इस्लाम के हिसाब से निकाला है। कैसे? यानी कि वो कह रहा था कि हम मुसलमानों के साथ केस लड़ रहे थे, तो मुसलमानों को उनके कुरान की आयतें और उनके कुरान की चीज़ें निकाल के दिखा के ये केस जीते हैं। कैसे? वो ऐसे कि बाबरी मस्जिद किसी की मलकियत नहीं थी, बाबरी मस्जिद एक मंदिर था और एक इशू है ये। तो उन कुरान में लिखा हुआ है कि किसी ऐसी जगह नमाज नहीं होगी जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो विवादित है, अगर वो प्रॉब्लम है जहाँ पे केस चल रहा है, तो उन मुसलमानों से पूछा गया कि मौलवियों से, मुत्तकियों से, तो तकवा जो फतवा देते हैं, उनसे पूछा गया कि जिस जगह पर अगर इशू हो कि ये जगह किसकी है, ये जगह किसकी है, इशू हो, अभी तय नहीं हुआ है, तो क्या वह नमाज हो जाएगी? बोला नहीं होती, बात ही खत्म। तो यानी कि एक जगह विवादित है तो आप वो नमाज कैसे पढ़ो? खैर बहरहाल ये एक अलग टॉपिक हो गया। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पता चला। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया। आप हमारे साथ नहीं जुड़ी हो, तो हमने काफ़ी वीडियो देखी जिससे हमें अंदाज़ा हुआ और लोगों के इंटरव्यूज़ देखे कि मोदी जी 2014 से आज तक हैं, तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और हमारे तो होगा क्वालिटी कुछ जो तो है हो, वो तीसरी दफ़ा बने। और हमारे यहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक नहीं गुजारा। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग उनके अगेंस्ट भी थे वो भी अब उनके कायल होना शुरू हो गए हैं। क्या है? अच्छा, एक और बात है, कुछ लोग अंदर से हो भी गए होंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसमें तो हमारी बेइज्जती होगी, इसमें तो हमारा ये होगा कि पहले हम अगेंस्ट थे और अब इसके साथ देंगे तो लोग क्या बातें करेंगे, लोग इतना बातें करेंगे, गॉसिपिंग है, वो हेटर्स ट्वीट होगा। और माइंड चेंज होने की कई वजह भी बताई इन्होंने कि किसी को कोई अपनी लालच भी हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने हकीकत देखी तो उनका माइंड चेंज हुआ। ऐसा ही बिल्कुल। आप अपना बताएं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या जानती थी, कुछ जानती थी, नहीं जानती थी, कुछ बताएं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में नहीं जानती, वहाँ का क्या जानूँ। अच्छा, इतना तो सुना होगा हमने अपनी। हाँ, नाम तो सुना है उनका, है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ये कि ये नेगेटिव ही सुना है हमने। नहीं, मैंने नेगेटिव नहीं सुना। ऐसे पाकिस्तान में इनके लिए नेगेटिव भी बोला जाता था कि मुसलमानों को मारा जाता है, नमाज नहीं पढ़ाई जाती है, ये मसले हैं, वो मसले हैं, ये सुना होगा। इंडिया में ऐसा सुना है कि मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये सुना है कभी? हाँ, ये तो सुना है, बहुत सुना है ना। लेकिन मुसलमान अगर वहाँ से आते हैं और उनका जो इंटरव्यू है, काफ़ी हमने वीडियो रिएक्शन दिया, तो वो खुद बताते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में तो ज़िंदगी मतलब इंडिया में अच्छी गुजरती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुसलमान हो, वो भी ड्रिंक करता है, हर कोई ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन वो वाली वीडियो में उन्होंने बताया था, बता रहा था इतनी बड़ी दाढ़ी थी, तो बोला मैं डॉक्टर के पास पाकिस्तान से गया था, इंडिया रिश्तेदारों के पास, तो क्या था, मैं गली से गुजर रहा था तो हिंदू शराब पी रहे थे, मतलब मुझे देख के उन्होंने शराब छुपा दी, एक रिस्पेक्ट की नहीं यार मौलवी साहब आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ रिस्पेक्ट करते हैं। बोला और डॉक्टर पैसे भी नहीं ले रहे। अच्छा, पाकिस्तान से हो? नहीं, आप तो हमारे मेहमान हो। तो ये चीज़ है, रिस्पेक्ट। और हमारे अगर कोई बाहर मुल्क से आता तो बोलते हैं इसको लूटो, इसको तो लूटना ही पड़ेगा, इसी से अपना पूरा खाता, पूरी ज़िंदगी से चलवानी है, हमने इसको लूटो, इस तरह होता है। यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में। तो और लेकिन वो फ़र्क एजुकेशन की वजह से आता है, जहाँ पे तालीम होती है, लोगों का शऊर होता है, दिमाग, बिल्कुल माइंड सेट होता है। खैर बहुत ही आंखें खोल देने वाली वीडियो थी, बहुत मतलब बहुत कुछ इस वीडियो, बहुत कुछ बातें करने के लिए है, लेकिन वो खिचड़ी बन जाएगी। नहीं, वीडियो लंबी है ना, मज़ीद लंबी ना हो जाए। दोबारा किसी और से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।